तो अपना मौर्य काल चल रहा था। मौर्य काल क्या कुछ कर लिया था, क्या कुछ रहता था। मौर्य काल में हमने देखा था कि 3 प्रकार के राजा बैठे थे, जिसको याद करने की ट्रिक क्या है, उल्टी ए बी सी लिख दो। मतलब ऊपर सी आएगा, फिर बी आएगा, और नेक्स्ट क्या आएगा, ए आएगा। सी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, सी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। सी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, बी फॉर बिंदुसार, और ए फॉर अशोका। अशोका चंद्रगुप्त मौर्य भी हमने कर लिया था, बिंदुसार भी कर लिया था, अशोका कुछ कर लिया था, कुछ अशोका के बारे में रहता है। थोड़ा रिवीजन कर ले। चंद्रगुप्त मौर्य वृषल शब्द यूज किया गया इसके लिए, फटाफट रिवीजन कर ले। किस बुक में, मुद्रा राक्षस नामक बुक में। इसे ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा गया है, उसका भी एक कारण है, क्योंकि ये बौद्ध और जैनियों को ज्यादा मानता था। बौद्ध और जैनी ग्रंथ में इसको क्या कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है। 300 इसके सन याद करने हो तो 3 सन याद कर लेना, 322, 305, 298। एक ही चीज को बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था, जीत गया था। उसने कुछ दिया था, इसने 500 हाथी दिए थे। इस समय संलेखना पद्धति का यूज करते हुए श्रवण बेलागोला में जाकर अपनी मृत्यु को निकट लाया था। ठीक है, यह काम किस ग्रंथ में चलता है, किस धर्म में चलता है। इसका मतलब इसने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था। इसका बेटा कौन हुआ था, बिंदुसार, भारत का पहला सिजेरियन राजा। सिजेरियन राजा। इसके दरबार में कुछ समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा था, चाणक्य। उसके तो पूरे टाइम में चाणक्य ही था। बाद में कौन बन गया था, राधागुप्त। इसे अमित्रघात कहा जाता है। वायु प्राण में इसे भद्रसार कहा जाता है। चीनियों में बिंदुपाल कहा जाता है, यूनानियों में अमित्रघात कहा जाता है, और जैनियों में सिंहसेन कहा जाता है। ताराचंद ने 16 राज्यों का विजेता किया। माँ का नाम दुर्धरा था, इसको जन्म देती उसकी डेथ हो गई थी। इसने सीरिया के राजा से 3 चीजें मांगी थी। उसने मीठी शराब अंजीर भेज दी थी। दार्शनिक नहीं भेजा था, राजदूत भेजा था, डायमेकस। मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। मिस्र वाले ने टोलमी सेकंड ने क्या भेजा था, डायनोसिस। कौन सा राजदूत, डायनोसिस भेजा था। 273 ईसा पूर्व में इसकी डेथ हो गई थी। 2 गद्दी पर कौन बैठा था, अशोका बैठा था। ये लो जी, अशोका का रिवीजन कर ले, कहां तक कर लिया, फिर आज की क्लास करते हैं। अशोका 273 क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था। 4 सालों तक क्या करता रहा, संघर्ष करता रहा। किससे करता रहा, अपने भाइयों से। कितने भाइयों की हत्या कर दी, 99 भाइयों की हत्या करके, 99 भाइयों की हत्या करके 269 में इसने अपना विधिवत राज्याभिषेक कराया था। कर लिया था इस बात को भी हमने। गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद यानी 261 में इसने कहाँ हमला किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें कहा जाता है कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, 1.5 लाख लोग क्या हो गए थे। वहां पर इसका क्या हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था। हृदय नहीं हुआ था, हृदय हो गया था। हृदय परिवर्तन हो गया था इसका। यह किस धर्म की ओर झुक गया था, बौद्ध धर्म। इसके फादर साहब बिंदुसार आजीवक संप्रदाय। इसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म। ठीक है, आ रहा समझ। 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं, अब तो रट जाना चाहिए आपको। आज अपनी मौर्य काल की अंतिम क्लास है। कुछ आपको स्तूप वगैरह बताने हैं, ठीक है, कुछ शिलालेखों के बारे में और डिटेल बतानी है। ओके, कुछ प्रशासन व्यवस्था की बात करेंगे। तो ये हमने अशोक के बारे में पढ़ लिया था। अशोक के बारे में हमने ये भी पढ़ लिया था कि अशोक ने अपने समय में क्या लिखवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे। ठीक है, और ये आइडिया उसको कहां से आया था, मानना जाता है ये आइडिया इसको ईरानी है या यूनानी, ऐसे मत किया करो भाई।
ईरानी शासक दारा प्रथम से आया था। ईरानी शासक दारा प्रथम से आया था, इसको यह आइडिया क्लियर है। तो इसने भी अपने समय में क्या लिखवाए थे, बहुत सारे अभिलेख। अभिलेख होता है किसी वस्तु पर खुदवा के लिखवाना। कापियों पे जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं, खोदते नहीं है, खोद देंगे तो फट जाएगी कापी। दीवारों पर, लोहे पर, तांबे पर, इस पर क्या किया जाता है, खोदा जाता है। उसे क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अपना इतिहास लिखना, अभिलेख को वैसे कहते हैं रिकॉर्ड। आर्टिकल 137 में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी काम किया जाएगा वो क्या होता है, एक अभिलेखीय होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं अपने, अभिलेखीय है जो रिकॉर्ड होगा, और आने वाले समय में उसी रिकॉर्ड का वैसे ही कोई केस और आता है, वैसे ही मिलता जुलता केस कोई और आता है कोर्ट के पास, तो पुराने रिकॉर्ड से उस तरीके का निर्णय दे सकती है। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड। तो इसने भी अपने अभिलेख लिखवाए थे। इसके ऊपर जब देखते हैं कि अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं तो कई बुकों में लिखा होता है दीर्घ अभिलेख, लघु अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, काफी कुछ लिखा होता है। आज मैं इसके ऊपर खूब रिसर्च करके लाया हूं, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको कराता हूं इसको। जो इसके अभिलेख थे, अभिलेख में इसके एक तो मिले शिलालेख। शिलालेख का मतलब आपको बता रखा है, जो बड़े बड़े पत्थरों पे लिखाया जाता है उसको क्या कहते हैं, लोहे पे लिखवाया जाए तो लोहा लेख, तांबे पर लिखाया जाए तो ताम्र लेख, गुफाओं में लिखाया जाए तो गुहा लेख, स्तंभ पिल्लर पे लिखाया जाए तो स्तंभ लेख। इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, अभिलेख। तो अशोक के मामले में काफी कुछ मिले, जिनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या कुछ मेन मिला है। शिलालेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, और गुहा लेख मिले हैं। गुहा लेख मिले। शिलालेखों को भी आगे हम दो भागों में बांटेंगे, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख। अच्छे से समझना, एग्जैक्ट आपको किसी बुक में ये मैटर नहीं मिलेगा। दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, ठीक है, दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। अब ये जो है शिलालेख, जिसे अपने दीर्घ और लघु कहते हैं, इसको बांटते हैं। ये दीर्घ वही है जिसे अपने कहते हैं इसके 14 शिलालेख, जो कितने स्थानों से मिले हैं, 8 स्थानों से मिले। और ये 8 स्थान आपको मैंने पिछली क्लास में करवा दी, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें दीर्घ शिलालेख बोला गया। ये अपना इधर का कौन, पाकिस्तान वाला, 2 पाकिस्तान वाले हो गए, उत्तराखंड हो गया, एक गुजरात, एक 2 ओडिशा। पाकिस्तान वाले कौन से, मानसेहरा, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। उत्तराखंड का वाला कौन सा, कालसी। गुजरात वाला गिरिनार, महाराष्ट्र का सुपारा, आंध्र प्रदेश का अरेगुड़ी, इसका जोगड़ और दोली, जोगड़ और दोली। ये कितने स्थानों से मिले हैं, 8 स्थानों से मिले। इसमें लाइनें कितनी है, 14 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, 14 लाइनें हैं। ये दोनों किस लिपि में लिखे हैं, खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। ये दोनों खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। ये सारे के सारे ये किस लिपि में है, ब्राह्मणी लिपि में है। याद रखिएगा, ये दोनों कौन सी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है, और ये बाकी के किस लिपि में है, ब्राह्मणी लिपि में है, ब्राह्मणी लिपि में है। आई बात समझ, ये भी करवा दिया था। हालांकि अशोक के अभिलेखों में अरेमाइक और यूनानी लिपि के भी मिले हैं कुछ, अरेमाइक और यूनानी इस लिपि के भी कुछ अभिलेख मिले हैं। भाषा कौन सी मिली है पूछा जाए तो प्राकृत। इसके अभिलेख किस भाषा के मिले हैं, प्राकृत भाषा में मिले हैं। किस लिपि में मिले हैं, ब्राह्मणी
खरोष्टी, अरेमाइक, यूनानी। ये जो 14 मिले हैं ये 2 में मिले हैं। कौन कौन सा? खरोष्टी और ब्राह्मणी। खरोष्टी लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे मुसलमान उर्दू में लिखते नहीं राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। तो पाकिस्तान के जो 2 हैं वो दोनों खरोष्टी में मिले हैं। भारत वाले बाकी जो 12 हैं, जो 6 हैं वो ब्राह्मणी लिपि में है। 14 लाइनों को 14 शिलालेख बोला जाता है, लेकिन ये मिले कितने स्थानों से हैं? 8 स्थानों से मिले हैं। इज दैट क्लियर? ओके। इन 14 में किस किस चीज की जानकारी है? वैसे ये भी मैंने आपको कल करवाया था, वैसे रिकॉर्ड तो नहीं किया था। इन 14 में किस किस की जानकारी है, याद आपको? आज मैंने उसकी पीपीटी बनवाई थी, आई थिंक इसमें डालनी रहेगी। याद करके लाए हो क्या? सुनाइए फिर। पहले में क्या है? पशु निंदा, कि पशुओं को पशु हत्या की निंदा, पशु बलि की निंदा, पशु बलि निंदा, पशु बलि निंदा, कि पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए, पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। दूसरे में क्या मिलती है जानकारी? पशु और मनुष्य की चिकित्सा, पशु मनुष्य की चिकित्सा की जानकारी मिलती है। तीसरे में 5 वर्ष तक जितने भी अधिकारी हैं वो अपने प्रांतों में जाओ और उसकी मतलब सारी जानकारी इकट्ठी करें। जैसे आज भी एमएलए एमपी के इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद होते हैं। इसमें ये कहा था कि जो अधिकारी हैं 5 साल बाद गांवों में, नगरों में जाओ और उसकी जानकारी लो। ठीक है। चौथे में रण घोष के स्थान पर दम घोष, रण घोष के स्थान पर दम घोष। रण घोष यानी रणभेरी, रणभेरी होता है जब युद्ध स्टार्ट होता है तो क्या बजाया जाता है? रणभेरी। वो होता है ना इस प्रकार से, यू क्या करती का मना होता है, जिसका मतलब होता है कि युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है। और जब युद्ध खत्म होता है या संध्या के टाइम पे इसके वजह हमला नहीं कर सकते, तब क्या बजाया जाता है? शंख बजाया जाता है। जब कलिंग आक्रमण के बाद इसका हृदय परिवर्तित हुआ तो इसने कहा कि रणभेरी बजानी बंद करो। इसे पूरी को कहते हैं रणभेरी। उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? रणभेरी वाद्य यंत्र। तो इसे भेरी घोष भी कह सकते हो, रण घोष भी कह सकते हो, रणभूमि में बजाया जाने वाला। तो अब इसको बंद करो। अब किसकी घोषणा करो? धर्म की, धर्म की घोषणा करो, धर्म की ओर झुकाव करो अपना। ठीक है। 5वें में किसकी जानकारी मिलती है? कि जो कितने महामात्य होने चाहिए? 5 महामात्य होने चाहिए। किसकी जानकारी मिलती है? 5 महामात्यों की जानकारी मिलती है। 5 महामात्यों की जानकारी मिलती है। मतलब 5 की जानकारी नहीं मिलती। ये 5वें में इसलिए अपने क्या कहा था? महामात्यों की जानकारी थी इसके अंदर, महामात्यों की जानकारी मिलती है। 6ठे में किस चीज की जानकारी मिलती है? 6ठे में अपने को जानकारी मिलती है आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आत्म नियंत्रण, कि व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। 7वें में किसकी जानकारी मिलती है? सभी धर्मों को सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। यह चाहे बौद्ध धर्म को मानता था लेकिन इसने कभी भी किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं की। तो इसने कहा था कि सभी धर्मों के प्रति क्या होनी चाहिए? सहिष्णुता होनी चाहिए। 8वां धर्म की यात्रा, धर्म की यात्रा के बारे में जानकारी है। इसको बाद में ट्रिक से भी याद करेंगे। धर्म की यात्रा के बारे में जानकारी है। 9वें में क्या था? 9वें में था समारोह की निंदा, कि बड़े बड़े समारोहों पर राजा को खर्चा नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े समारोहों पर राजा को खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप उसको अच्छी जगह पे यूज करो, ना कि बड़े बड़े फंक्शंस कराकर, बड़े बड़े समारोह करके आप अपना पैसा बर्बाद करो। 10वें में ख्याति और गौरव की निंदा की थी, कि इंसान अपने ख्याति या गौरव, एक ही बात होती है, इसके पीछे भागता रहता है, इसकी निंदा की है। इसने कहा कि आप अपने कर्म करते रहो, आप अपने कर्म पर ध्यान दो, इसके पीछे मत भागो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी मेहनत अच्छी है, तो ये चीजें आपको वैसे भी मिल जाएगी। ख्याति और गौरव की निंदा। 11वें में
धार्मिक जीवन जीने के लिए कहा गया। धार्मिक जीवन ही वो तो 14वीं में है। 11वीं में मिलेगा आपको धर्म की परिभाषा। धर्म की परिभाषा, धर्म की परिभाषा दी है कि धर्म किसे कहा जाता है। 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। स्त्री महापात्रों की नियुक्ति हमने पढ़ा था कि जब अपने महात्मा बुद्ध पढ़ रहे थे तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। उनका प्रिय शिष्य था आनंद, उसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों की नियुक्ति की थी। तो अशोक के द्वारा भी कहा गया कि स्त्रियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उससे भी धर्म के अंदर रहना चाहिए और वो भी जगह जगह जाकर धर्म के क्या दे, उपदेश दे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 13वां कलिंग युद्ध की जानकारी। बाकी याद हो ना हो ये याद होना चाहिए, कलिंग युद्ध की जानकारी। और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि उसका क्या हुआ था, हृदय परिवर्तित हुआ था। ओके 13 लास्ट धार्मिक जीवन जीने की हो, धार्मिक जीवन जीने के बारे में बताया है। धार्मिक जीवन जीने के बारे में बताया कि इंसान को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, धार्मिक जीवन जीना चाहिए। यही था, ये 14 थे, ये 14 शिलालेख थे जिसमें क्या क्या अशोक ने लिखवाया है उसकी चर्चा है। अब इसको याद करते हैं, कैसे याद करेंगे। पैसे पहला पैसे पशु, पशु बलि की निंदा की है कि पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरे में दो चीजें हैं, पशु वैसे भी दो चीजें भी दो, पशु और मनुष्य की चिकित्सा। जिस प्रकार से मनुष्य को चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, पशु अगर घायल हो तो उसकी भी चिकित्सा करनी चाहिए। तीसरे को कर दो 5, 3 और 5, ठीक है। 3 में किसकी चर्चा है, 5 की, कि जो अधिकारी लोग हैं उसे 5 वर्ष बाद अपने प्रांत या गांव या नगर में आकर राउंड लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि आपकी जनता दुखी तो नहीं है, परेशान है तो उसका समाधान करना चाहिए। चौथे में यह भी इंपॉर्टेंट है, रन घोष की जगह या भेरी घोष की जगह दम घोष, कि रन भेरिया बजानी बंद करो। किस चीज को बढ़ावा दो, धर्म को बढ़ावा दो। 5वां किसकी जानकारी है, महामात्य की जानकारी है। 5वें में किसकी जानकारी है, धर्म महापात्रों की नियुक्ति। धर्म महापात्रों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, मतलब आप कह सकते हो कि इसके अंदर पुरुषों की नियुक्ति के बारे में कहा गया, जो बड़े बड़े धर्म से संबंधित महापात्र हैं उनकी नियुक्ति। 5वें में ये है, और जो 12वें उसमें स्त्रियां हैं, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति। सेल्फ कंट्रोल छठे में, छठे को इंग्लिश में बोलते हैं 6 में क्या है, सेल्फ कंट्रोल, कि इंसान को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जैसे आपको बताया था मैंने, अगर हम स्टडी भी कर रहे हैं तो हमें आ रहा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। अगर एकदम से कोई मैसेज आ गया तो हमारा माइंड हैंड टू हैंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। इसको याद करने का तरीका, हम 7 को एक लकी नंबर मानते हैं, है ना। ज्यादातर 7 को क्या माना जाता है, एक लकी नंबर माना जाता है। अशुभ अंक किसको माना जाता है, अनलकी। 13 को, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं कि 13 को इतना अनलकी माना जाता है कि वहां पे 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता, मंजिल ही नहीं होती। आपकी बात नहीं कर रहा, 13 को हाँ कई जगह पर होता है। 13 को क्या माना जाता है, अनलकी। कुछ ऐसे देश हैं जहां पे 13 नंबर की क्या नहीं होती, मंजिल ही नहीं होती, वो 13 नंबर की कोई चीज नहीं लेती। जैसे अगर फ्लोर चल रहे हैं तो 12वें के बाद सीधी कौन सी मंजिल होगी, 14वीं मंजिल होगी। 13वें को लकी माना जाता है, ठीक है। वैसे होता तो क्या है, लेकिन बता रहा हूं लकी अनलकी। 7वें में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। 8वें में धर्म की यात्रा। इसको याद करने का तरीका क्या बताया था, 8वां ऐसे गोल गोल है तो गोल गोल घूमते रहो, कि इंसान को अपने जीवन में धर्म की यात्रा करनी चाहिए। 8वें में समारोह की निंदा। 9वें में समारोह की निंदा, कि बड़े बड़े हमें समारोह नहीं करने चाहिए, उस पर पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। 10वें पे ख्याति और गौरव, 2 जने हैं, ये लड़का और लड़की कह लो। जैसे कहते हैं कि 10वीं क्लास के बाद आने के बाद हमारा को एजुकेशन हो जाता है। कईयों को शुरू में को एजुकेशन होता है, को एजुकेशन होते हो, लड़का और लड़की इकट्ठे बैठते हैं। तो 10वीं क्लास में आके को एजुकेशन हो गया,
ठीक है, लड़का भी बैठा है लड़की भी, ख्याति और गौरव, इसकी निंदा की गई है। 11वें को इस तरीके से कहा जाता है, शगुन तौर पे 11वें का यूज करते हैं। 11 रुपए का प्रसाद दे दिया, शगन दे दिया, 11, 21, 31, 4100, इस तरीके के शब्द चलते हैं ना। तो 11 में क्या, धर्म की परिभाषा, धर्म से रिलेटेड कर दो इसको। 12वां, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति। 5वें में पुरुष महापात्र, ठीक है, और 12वें में स्त्री महापात्र। 12वीं क्लास में आ गई लड़की, अब कॉलेज में जाएगी, कॉलेज में उसकी एंट्री दे दी याद करने के लिए। 13वां तो याद है कलिंग युद्ध, और बिल्कुल लास्ट में क्या क्या किया गया है, धार्मिक जीवन जीने के बारे में। ये अशोक के 14 शिलालेख, 14 लाइनें, 14 लाइनों को क्या बोला गया है, 14 शिलालेख बोले गए हैं। कितने स्थानों से मिले हैं, 8 स्थानों से, जिनमें से 2 जो पाकिस्तान में है उसमें लिपि कौन सी है, खरोष्टी। जो भारत में 6 स्थान है उसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मणी लिपि है। समझ आ गया, करें नेक्स्ट। ये किसमें माने गए, दीर्घ या लघु में, दीर्घ में। ये किसमें माने गए, दीर्घ में। अब इसी में अपने बात करते हैं, देखिए अभिलेख कर रहे थे, अभिलेखों में क्या कर रहे थे, शिलालेख। शिलालेखों में कौन से अभिलेखों की बात की, अभी दीर्घ शिलालेखों की बात की। अब अपने बात करते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, लघु शिलालेख में काफी है, मेन की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लघु शिलालेख, लघु शिलालेख में एक तो पढ़ेंगे मास की, पहले लिखते हैं गुर्जरा, नेक्स्ट है मास की, उदय गोलम और निठूर। ठीक है, ये 3 अभिलेख कहां से मिले हैं, कर्नाटक से। इसे लघु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, गुर्जरा कहां से मिला है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश याद करने के लिए, अगर आपने भारत के कर्नाटक में जाना है, आपने कर्नाटक में जाना है तो आपको कहां से गुजर के जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश से होकर गुजर के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गुर्जरा, ये जगहों के नाम है। गुर्जरा नामक जगह कहां पर है, मास्की, उदय गोलम और निठूर कहां पर है, कर्नाटक में। ये लघु शिलालेख है, लेकिन और भी है, ये जान के उठाए, ये जान के बता रहा हूं आपको। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इनकी खास बात ये है, ये वो शिलालेख है जहां से अशोक का नाम अशोक ही मिलते हैं, अशोक का नाम अशोक मिलते हैं। बाकियों में कहीं पे क्या लिखा है, अशोक वर्धन लिखा है। पुराणों में, पुराण में क्या नाम मिलता है, अशोक वर्धन, पुराण में अशोक वर्धन। और कई जगह पे देव नाम प्रिय दस्सी, देव नाम प्रिय, देवताओं को भी मेरा नाम अच्छा लगे देखने में, ऐसा लगे कि मैं बहुत सुंदर हुआ करता था, देव नाम प्रिय। अरे बस समझ, अशोक का नाम अशोक कहां से मिलता है, इन 4 जगहों से। इनमें भी सबसे पहले किसमें जानकारी मिली, जो सबसे पहले खोजा गया, मास की, कर्नाटका मास की, सबसे पहला सर्वप्रथम अभिलेख, सर्वप्रथम अभिलेख जिसमें अशोक का नाम अशोक की जानकारी मिली। सर्वप्रथम अभिलेख जिसमें अशोक की जानकारी अशोक मिली। घर पे नोट्स बना लेना, आपको कई बार कहा है, हमारे नोट्स ही बाद में हमारे टीचर का काम करते हैं। जब भी रिवीजन करनी हो तो हमारे नोट्स हमें टीचर की तरह समझाते हैं, अगर खुद की लैंग्वेज में हमने नोट्स बनाए हो तो, है ना। तो हालांकि पुराने नोट्स भी आपके पास है अपने सेंटर वाले, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, तो उन एक्स्ट्रा चीज़ों को चाहे उसी नोट्स में लिखते रहो या अलग से कॉपी लगा लो उसमें नोट करते रहो, या सभी के सभी के आप नोट्स बनाओ, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है, लेकिन करते रहना साथ साथ, इसको अच्छे से याद हो जाएगा। हो गई। अब इन्हीं लघु में एक और याद करते हैं, बाबरू। कौन सा, बाबरू। इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, है लघु के अंदर ही, क्योंकि लघु के अंदर भी काफी है, वो तो मैंने मेन करा रहा हूं आपको। इसको अलग लिखने का कारण, क्योंकि ये 4 वो हैं जिनकी एक ही खास बात है कि इसमें अशोक का नाम अशोक मिले। बाबरू की खास बात क्या है, क्या खास बात है, किसका, बौद्ध धर्म का। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था ये। और खास बात, सबसे बड़ी खास बात यह है, हमारे
राजस्थान का है। इसकी खोज कहाँ पर हुई? राजस्थान में। कहाँ? वर्तमान में जहाँ क्या है? बैराठ, जयपुर। ठीक है। कब हुई खोज? 1840 में। किसने की? कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने। इस अभिलेख में अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की जानकारी मिलती है कि वो बौद्ध धर्म को क्या किया था? उसने स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म के को स्वीकार करने की जानकारी। इससे पता लगता है कि वो बौद्ध धर्म को मानता था, क्योंकि इसके अंदर इसके वो 3 चीजों की जानकारी मिलती है: बुद्ध, धम्म और संघ। ये पढ़े थे ना बौद्ध धर्म में अपनों ने, इसकी जानकारी इसमें मिलती है। राजस्थान से खोजा गया। ज्यादा बड़ा शिलालेख नहीं है, छोटे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु कहा जाता है। लघु शिलालेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु शिलालेख। नाम क्या है? बाबरू। बाबरू नामक जगह कहां पर? बैराठ। बैराठ कहां पर? जयपुर। जयपुर कहां पर? राजस्थान कहां पर? इंडिया। अरे बात समझ गया? ओके, क्लियर है? कर लोगे इसको। जानकारी कब मिली? खोज कब हुई? इसकी खोज कब हुई? 1840। किसने की? कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने। अगर वैसे देखा जाए कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी अभिलेख, शिलालेख, जितना भी कुछ है, अगर उनमें ऑल ओवर बात की जाए खोज की, ऑल ओवर बात की जाए खोज की, तो सबसे पहले खोज कब हुई थी? 1737 ईस्वी में। 1737 ईस्वी में। किसने की थी 1737 ईस्वी में? बताइए। टिफेंथलर। करवाया तो है, याद रखा करो। खोज किसने की थी? टिफेंथलर ने। सबसे पहले कौन सी खोज की थी? दिल्ली मेरठ वाला। अब स्तंभ लेकर आऊंगा ना आपको। कराया था ना दिल्ली मेरठ वाला। पहले मेरठ था, अब कहां पर है? दिल्ली में। तो सन 1750, सॉरी 1750 ईस्वी में टिफेंथलर नामक अंग्रेज व्यक्ति ने सबसे पहले अशोक का कौन सा अभिलेख खोजा था? दिल्ली मेरठ वाला खोजा था। लेकिन वो इसको पढ़ नहीं पाया था। पढ़ा किसने? सबसे पहले सन 1837। 1837 में जॉर्ज प्रिंसेप। ये वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले अशोक का अभिलेख पढ़ के दिखाया था कि इसका मतलब क्या है। पढ़ा इसने था, खोजा किसने था? टिफेंथलर ने। कौन सा खोजा था सबसे पहले? दिल्ली मेरठ वाला, लगभग 90 साल पहले। इन दोनों मतलब इन दोनों में लगभग 87 साल का फर्क है, 87। खोजने के 87 साल बाद उसको पढ़ा गया। 1750 और 1837 में कितने का फर्क है? 87 ईयर बाद खोजे गए अभिलेखों को पढ़ा गया। और जस्ट इसके 3 साल बाद 1840 में किसकी खोज हुई? राजस्थान वाला बाबरू शिलालेख की खोज हुई। ठीक है, कैप्टन बर्ट ने की थी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको क्या करा दिए? अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख। अब अपने बात क्या करते हैं? अशोक के स्तंभ लेख। इसको भी अलग लिख देता हूं। अब अपने बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2। कैसे? दीर्घ और लघु। दीर्घ और लघु। दीर्घ वो है जो जिसे क्या कहा जाता है? 7 स्तंभ लेख। 7 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लाइनें कितनी है? 7। लाइनें कितनी है? 7। ये कितने स्थानों से मिला है? 6 स्थानों से। करवाया था ये भी आपको। 7 स्तंभ लेख कितने स्थानों से मिले? 6 स्थानों से। ये 6 स्थान कौन कौन से? स्तंभ लेख का मतलब पिलर पे लिखवाना, पिलर पे अपना इतिहास लिखवाना। ये 7 स्थान कौन से? कहां चले सबसे पहले? कहां चले? ये बीच वाला दिल्ली। दिल्ली के इधर क्या है? हरियाणा। दिल्ली के इधर क्या है? यूपी। और ये क्या हो गया?
दिल्ली खुद हो गया। यूपी के पड़ोस में क्या है? बिहार। ठीक है। तो हरियाणा में कौन सा? टोपरा। हरियाणा में जगह कौन? टोपरा से मिला था। यूपी में कहां कहां से मिला? मेरठ। और कहां से मिला? कौशाम्बी। मेरठ और कौशाम्बी। बिहार के जो 3 जगह, जो 3 पॉइंट है, मैं यहां पे लिख देता हूं। बिहार वाले 3 कौन कौन से हैं? अरराज, लोरिया। अरराज, नंदनगढ़। और रामपुर। 6 जगह होगी। हरियाणा का टोपरा, यूपी का मेरठ, यूपी का कौशाम्बी, बिहार का लोरिया, अरराज, लोरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये 6 जगह है जहां से इसके स्तंभ लेख खोजे गए हैं। और हर स्तंभ में कितनी कितनी लाइनें हैं? 7। वैसे माना जाता है कि दिल्ली टोपरा वाले में 7 है, बाकी सभी में 6 हैं, ये भी माना जाता है। लेकिन दिल्ली टोपरा वाले में 7 है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? 7 स्तंभ लेख। क्या रख दिया? 7 स्तंभ लेख। ठीक है। एक स्तंभ में 7 लाइनें, इसलिए इसको 7 स्तंभ लेख बोलते हैं। कितनी जगहों से खोजे गए? 6 जगहों से। अब जो टोपरा वाला है, टोपरा वाला, और ये जो मेरठ वाला है, जब भारत में शासन था तुगलक वंश का, तुगलक वंश में भी कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। उसने क्या किया? टोपरा वाले को उठा के कहते दिल्ली ले आओ। मेरठ वाला उठा के भी कहां रख दो? टोपरा वाला उठा के भी दिल्ली रखवा दिया, मेरठ वाला उठा के भी दिल्ली रखवा दिया। अब ये वर्तमान में दोनों कहां पड़े हैं? दिल्ली में पड़े हैं। इसलिए इसको याद करने के लिए अपने रट लेते हैं, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा। दिल्ली मेरठ वाले की खास बात छोड़ो सर, 5 मिनट पहले कराइए। माइंड को लेके चलो 5 मिनट पीछे। नहीं जाता क्या? बैक गियर है? नहीं है। क्या करवाया था बताओ? सबसे पहले खोज दिल्ली मेरठ 1750। टिफेंथलर। जितने भी अभिलेख है, अशोक ने बहुत जगह पे अपना इतिहास लिखवाया है, बहुत जगह पर अपना इतिहास लिखवाया है। पत्थरों पर लिखवाया है, स्तंभों पर लिखवाया है, गुफाओं में लिखवाया है, अलग अलग लिपियों में लिखवाया है। तो ये कब लिखवाया है? इसका टाइम कब का था? 273 से 232 ईसा पूर्व। अभी चल रहा है 2025, तो 2025 साल पीछे जाओ, फिर 200 साल पीछे जाओ, 200-250 साल पीछे जाओ। आ रही बात समझ? तो लगभग आज से 2200 साल पहले इतिहास लिखवाया था। और वो इतिहास खोजा कब क्या है? आज से लगभग 300-350 साल पहले, 1750 ईस्वी में खोजा गया। इसको किसने खोजा? टिफेंथलर नामक व्यक्ति ने। इन सभी अभिलेखों में कौन सा खोजा? दिल्ली मेरठ। उसके बाद धीरे 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 दूसरे मिलने स्टार्ट हुए। पढ़ा कब इसको? 1837 में। पढ़ने का काम किसने किया? जॉन्स प्रिंसेप ने। राजस्थान वाला कब खोजा गया? 1840 में। कहा? जयपुर, बैराठ, बाबरू। 1840 किसने? कैप्टन बर्ट ने। आ रहा समझ गया? तो इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने कहां लिखवा दिया? दिल्ली लिखा दिया। अब यूपी की बात करते हैं। यूपी का मेरठ हो गया, यूपी का कौशाम्बी। जब समय आया अकबर का, मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, भारत का अनपढ़ राजा, जिसे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था, शौक किसका था? नगाड़े बजाने का। ठीक है। उसने कहा कौशाम्बी वाले को उठा के कहां रखो? प्रयागराज। कौशाम्बी वाले को उठा के कहां रखो? ये वही प्रयागराज है जिसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। वर्तमान में इसका नाम संगम,
गंगा यमुना सरस्वती, इनमें से विलुप्त कौन सी हो चुकी है नदी? सरस्वती। वर्तमान में कौन सी नदियां हैं? गंगा यमुना। प्रयागराज यहाँ पे रखवाया किस वाले को? इसलिए कुशाम्बी वाले को क्या कहते हैं? कुशाम्बी स्तंभ लेख भी कहते हैं, प्रयागराज स्तंभ लेख भी कहते हैं। और इसी स्तंभ लेख में अशोक की एक रानी कारुवती, अशोक की रानी और उसके पुत्र तीव्र की जानकारी मिलती है। और कारुवती को इस अभिलेख में दान दक्षिणा करते हुए बताया गया है कि दान बहुत करती थी, इसलिए इस अभिलेख का अगला नाम है रानी स्तंभ लेख भी कहते हैं, इसे रानी स्तंभ लेख भी कह दिया जाता है। किसकी बात हो रही है? कुशाम्बी की। कुशाम्बी लेख भी स्तंभ लेख भी कहते हैं, प्रयागराज स्तंभ लेख भी कहते हैं, रानी स्तंभ लेख भी कहते हैं। ठीक है। अशोक के कई रानियां कई पुत्र थे माना जाता है, जिनमें से मैंने एक तो कारुवती याद कर लो, एक बेटा तीव्र याद कर लो, तीव्र की जानकारी मिलती है। दो बेटे अशोक के याद कर लो, एक बेटा और एक बेटी याद कर लो, इनकी जानकारी मिलती है। बेटे का नाम संघमित्रा, बेटी का नाम संघमित्रा, बेटे का नाम महेंद्र, इनका भी नाम पढ़ने को मिलता है कुछ अभिलेखों में। और यह पढ़ने को मिलता है कि अशोक ने कई लोगों को अलग अलग जगहों में भेजा था बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए। उनमें से अपने एक बेटे और एक बेटी को बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अशोक के एक बेटा बेटी संघमित्रा, बेटा महेंद्र और एक बेटा तीव्र, इनके नाम याद रखना थोड़े से। ठीक है। तो कहां तो हो गया? स्तंभ लेख हो गया। कौन से स्तंभ लेख पढ़ लिए अपनों ने? दीर्घ स्तंभ लेख। ठीक है। तो ये हो गया कुशाम्बी वाला। अब रह कौन से के? बिहार वाले। बिहार वाले कौन से? अरराज लोरिया, अरराज नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये अरराज लोरिया और अरराज नंदनगढ़ ये चंपारण के पास है। बिहार में कौन सी जगह? चंपारण के पास है, ये दोनों चंपारण में आते हैं दोनों। ये बेरिया, बेरिया नामक जगह के पास आते हैं, बेरिया बेतिया, बेतिया नामक जगह के पास है। ये चंपारण नामक जगह में आते हैं दोनों, यहां से खोजे गए हैं। ठीक है। तो 6 स्तंभ लेख हो गए, जगह 6, नाम 7 स्तंभ लेख। तो इसको किस श्रेणी में रखा गया है? दीर्घ। नेक्स्ट बात करते हैं स्तंभ लेख में कौन सा? लघु। इसकी फिर अलग बना लेते हैं टेबल। तो स्तंभ लेख पढ़ रहे हैं अपने। स्तंभ लेख को 2 भागों में बांटा है, दीर्घ और लघु। दीर्घ में आपने 7 स्तंभ लेख पढ़ लिए, 7 लाइनों वाले। ठीक है। लेकिन स्थान कितने? 6 स्थान। अब बात करते हैं लघु। लघु में किसको रखा गया? लघु में रखा गया सांची स्तंभ लेख को, सारनाथ स्तंभ लेख को, रुमन देई स्तंभ लेख को, रुमन आधा में पूरा में, रुमन देई, निगाली सागर, निगाली सागर स्तंभ लेख को। एक कुशाम्बी, कई जगहों में लिखा है कि कुशाम्बी इसमें भी आता है, 2 हैं कुशाम्बी। ठीक है। बाकी तो ये 4 याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना। कुशाम्बी को दीर्घ में भी रखा गया और लघु में भी रखा गया। बाकी इतना अपने को जरूरत नहीं है इतना माथा मारने की, ये याद कर लेना बस, 4 याद कर लेना। ये लघु स्तंभ लेख है। लघु मैटर कम होगा, थोड़ा बहुत छोटे होंगे, मैटर कम होगा, तो इनको लघु में रखा गया। कुछ खास बात सर? हाँ जी है। सांची स्तंभ लेख फेमस है, मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे इसने सांची का स्तूप भी बनाया है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या बनाया? बड़ा सारा स्तूप भी मिला है यहाँ से, सांची का स्तूप फेमस है। सारनाथ स्तंभ लेख, सारनाथ स्तंभ लेख। ठीक है। सारनाथ स्तंभ लेख, सारनाथ स्तंभ लेख में मिला है और सारनाथ का स्तंभ में मिला है, स्तंभ लेख मिला है, स्तंभ है बड़ा सारा। क्या खास बात है इसकी? इसकी ये खास बात है, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है, कहाँ गई इंडियन हिस्ट्री भाई? बाकी काफी है, मेन मेन कर रहे हैं अपने, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो हो सकता है। 40 के आसपास मिले हैं, मे भी टोटल कितने? 40 के आसपास हैं। अपने कितने करते हैं? अपने कुल मिला के 15-17 करते हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं जो किसी काम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको बताना था स्तंभ लेख कहाँ रखा मैंने।
अशोक का स्तंभ रखा हुआ नाम। ये लो जी, ये है स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख। ठीक है, ये है सारनाथ का स्तंभ लेख। रियल में ये है, ये चीज है, ये स्तंभ है। ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है ये। इसकी खास बात क्या है कि इसके ऊपर इस प्रकार से 4 शेर हैं, ये एक नहीं है 4 है, जो पीठ सटकाए खड़े हैं। पीठ सटकाई हुई है, सटकाने का मतलब पीठ के सारे चिपके हुए एक दूसरे से खड़े हैं। इसके नीचे 4 जानवर हैं, 4 अलग अलग जानवर हैं, और एक चक्कर है जिसे अशोक चक्र कह देते हैं। एक चक्कर है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी एक चक्कर है, उसे क्या कहते हैं? अशोक चक्कर कहते हैं। इसलिए कहते हैं, यहीं से वो आइडिया लिया हुआ है। ठीक है, नीचे ये कितने जानवर हैं? 4 हैं, आपको 2 ही दिख रहे हैं, 2 बैक साइड में आगे। ये जानवर कौन से हैं? EHBL, E फॉर एलिफेंट, H फॉर हॉर्स, B फॉर बुल, L फॉर लायन। हाथी, घोड़ा, बैल, ये सांड भी कह देते हैं, और शेर, ये 4 जानवर है। एक जानवर, फिर अशोक चक्कर, फिर दूसरा जानवर, फिर अशोक चक्कर, फिर तीसरा जानवर, फिर अशोक चक्र। 4 चक्कर है इस तरीके से। और ये इनका क्रम है, ये क्रम भी ऐसे ही है। हाथी के बाद क्या आएगा? घोड़ा आएगा। घोड़े के बाद क्या है? बैल है। बैल के बाद क्या है? लोयन है। ये 4। कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं, रट लेना EHBL। हाँ, ये उसने गुलाई में है, तो ये नहीं कहते 1 नंबर पे है, इसको मैं ये भी तो लिखता हूं ना। अगर मैं हॉर्स से स्टार्ट करूं तो है हॉर्स, हॉर्स के बाद बैल, बैल के बाद लोयन, लोयन के बाद एलिफेंट। गोल है ना चीज। अगर लंबाई में हो तो अपने बोले 1 2 3 4, स्टार्ट यहां से, खत्म यहां से। जो चीज गोल होती है वो स्टार्ट कहां से होती है? कहीं से भी कर लो स्टार्ट। गोल चीज तो कहीं से भी कर लो स्टार्ट। आ रही है बस समझ? ठीक है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो। अगर मान लो मैंने लोयन से स्टार्ट कर लिया, लोयन के बाद क्या आएगा? एलिफेंट, एलिफेंट के बाद हॉर्स के बाद, तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। आप क्या याद रखो? EHBL, फिर उसको घुमाते रहो जैसे मर्जी। हाँ, ऑप्शन में एग्जाम में दे दिया HLBE, H के बाद L दे दिया, गलत है ये ऑप्शन। एक ऑप्शन दे दिया BEHL, B के बाद E आएगा क्या? गलत है। एक ऑप्शन दे दिया LHEB, LHEB, गलत है। L के बाद क्या आना चाहिए? E आना चाहिए। हाँ, एक ऑप्शन दे दिया BLEH, ये सही है कि गलत है? B के बाद, L के बाद, E के बाद, सही है। आप एक याद कर लो EHBL, फिर उसको जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, आई बात समझ? ये 4 है। हाँ, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एलिफेंट के अपोजिट कौन है? जब 4 है, एक तो हो गया उसका पड़ोसी, 2 तो पड़ोसी हो गए जो 7 चिपकते हैं, जो 7 दीवारें चिपकती हैं तो वो पड़ोसी होते हैं, है ना? तो 7 वाले पड़ोसी, जो पड़ोसी नहीं है वो उसका विपरीत माना जाएगा। मान लो इधर हाथी है तो हाथी के पीछे क्या दिखेगा? इधर घोड़ा है तो घोड़े के पीछे क्या दिखेगा? तो ये दिखेगा हाथी, हाथी के बाद क्या है? घोड़ा। ये विपरीत तो नहीं हो सकता। हाथी का विपरीत बुल, घोड़े का विपरीत लोयन। विपरीत पूछे तो ऐसे आंसर देने कि बताओ बुल के पीछे या हाथी के पीछे कौन है? बुल। घोड़े के पीछे या लोयन के पीछे कौन है? घोड़ा। आ रही है बात समझ? क्या नहीं आ रही? तो घर जाके आराम से कर लेना। गोल हो गया क्या? गोल ही करना था अपने, गोल हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, ओके, तो समझ आया ये। और 4 क्या है? अशोक चक्र है। ऊपर 4 शेर, नीचे 4 जानवर, और हर जानवर के बीच एक अशोक चक्र, और नीचे उल्टा कमल का फूल। कमल का फूल लेकिन सीधा नहीं, उल्टा। ये खास बात है सारनाथ स्तंभ की। और इससे ही हमारे भारत का क्या माना जाता है? प्रतीक, नेशनल एम्बलम कह देते हैं। नेशनल एम्बलम। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ से हमने क्या उठाया है? अशोक
चक्कर उठाए और अशोक चक्कर को जगह कहां पे दी है? राष्ट्रीय ध्वज में दी है। अशोक चक्कर को जगह कहां पे दी है? राष्ट्रीय ध्वज में दी है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में दी है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच क्या है? अशोक चक्र है। ओके, ठीक है, ओके। ऐसे वैसे सांची में भी एक स्तंभ मिला है। सांची में स्तंभ एक खास बात है, ऊपर तो 4 शेर हैं, नीचे लेकिन दाना चुगते हुए हंस है। सांची में भी ऐसा स्तंभ मिले, सांची वाले स्तंभ में नीचे क्या? दाना चुगते हुए हंस है। ऐसे 4 हाथी घोड़ा वो नहीं है। मेन आप सारनाथ का याद कर लो, ये पूछा जाता है। ठीक है, बाकी स्तूप भी मिला, सांची का स्तूप मिला। रुमनदेही, रुमनदेही क्या? महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है। महात्मा बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ था। ये दोनों नेपाल वाले एरिया में आते हैं, रुमनदेही और निगाली सागर। नेपाल और बिहार का जो तराई एरिया है। अब तराई क्या होता है आपको बता रखा है? जब नदी वापस दिखनी स्टार्ट होती है, कराया नहीं था क्या? तो उसे क्या कहते हैं? तराई, तराई क्षेत्र। ठीक है, तो गंगा नदी आती है ना इधर से, इस साइड से। नेपाल और बिहार का क्या है? जो तराई क्षेत्र है ना, तो लगभग ये नेपाल क्षेत्र में आ जाता है। ये नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर कौन सी 2 चीजें? रुमनदेही और निगाली सागर। यहां से भी इसके स्तंभ लेख मिले हैं। अब रुमनदेही की खास बात क्या? रुमनदेही स्तंभ लेख में यह लिखा हुआ है कि एक बार महात्मा बुद्ध कहां पर आए थे? रुमनदेही आए थे। महात्मा बुद्ध ने लिखवाया अपने लिए कि मैं कहां गया था? रुमनदेही गया था। और रुमनदेही किसकी जन्मस्थली है? और यह किसको मानता है? महात्मा बुद्ध को। तो इसने वहां की जनता को कहा था कि आपके यहां से जो धार्मिक कर लिया जाता है, धर्म से रिलेटेड जो टैक्स लिया जाता है, वो मैं क्या करता हूं? माफ करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे महात्मा बुद्ध, मेरे भगवान, वो यहां पे जन्म लिए, तो मैं आपसे धार्मिक कर नहीं ले सकता। और जो भू राजस्व कर रहे हैं, भूमि पे जो कर लगता है, भूमि पर जो कर लगता है, सभी जगहों पर कितना लिया जाता है? 1/6। आपका मैं क्या कर रहा हूं? 1/8। बढ़ा दिया क्या घटा दिया? सर मैथ मुथ ना अच्छा करो, या तो जीके करा लो या मैथ करा लो। ठीक है, जितनी बड़ी संख्या का भाग देंगे आंसर उतना ही कम आएगा। आई बात समझ? जितनी बड़ी संख्या का भाग देंगे आंसर उतना कम आएगा। 100 में 2 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 100 में 3 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 33.33। 100 में 4 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? संख्या कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? मान लो पहले मैं आपसे 100/2 टैक्स लेता था। पहले मैं आपसे 100/2 टैक्स लेता था। मतलब कितना टैक्स लेता था? अगर आप 100 रुपए कमाओगे तो मेरे को कितने देने पड़ेंगे? 50 रुपए। मैंने कहा चलो आज से मैं आपका टैक्स 100/3 कर देता हूं। और सर बढ़ा दिया। बढ़ा दिया मैंने? क्या कर दिया? कम कर दिया। अब अगर आप 100 रुपए कमाओगे तो आपने मेरे को कितने देने हैं? 33 देने। मैं कहता हूं चलो आज के बाद आपका टैक्स है 100/4। सर क्यों इतना निर्दयी बन रहे हो? निर्दयी बन गया क्या मैं? टैक्स क्या कर दिया? कम कर दिया। अब आपने मेरे को कितने रुपए देने हैं? 25 रुपए देने हैं। 100 में 4 का भाग दे। जितनी बड़ी संख्या का भाग दोगे आंसर उतना कम आता है। तो टैक्स को क्या कर दिया? कम कर दिया, ना कि बढ़ा दिया। तो वहां की जनता खुश, बैठे बैठे काम हो गया। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली थी, तो अशोक ने क्या कहा? एक तो आपका धार्मिक कर माफ, भूमि के ऊपर जो टैक्स लगता है वो बाकी लोग कितना देते हैं? 1/6। आप भी 1/6 देते थे, लेकिन आज के बाद आपका टैक्स कितना कर रहा हूं मैं? 1/8 कर रहा हूं। ये जानकारी हमें रुमनदेही स्तंभ लेख से मिलती है। निगाली सागर भी कहां पर है? वही नेपाल के एरिया में। लेकिन खास बात इसकी पढ़ लेना। तो क्या करा दिए? लघु स्तंभ लेख। आ गया? समझ गया? वापिस आज की क्लास में क्या स्टार्ट किया था? अभिलेख। अभिलेख में क्या क्या पढ़ा था? अभिलेख में अशोक के क्या क्या मिले हैं? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। शिलालेखों को आगे कितने भागों में बांटा? 2, दीर्घ, लघु। इसमें दीर्घ में वो 14 शिलालेख हैं जो कितने स्थानों से मिलते हैं? 8 स्थान। स्तंभ लेख को भी कितने भागों में बांटा? 2, दीर्घ और लघु। इस दीर्घ वाले में वो 7 स्तंभ लेख हैं जो कितने स्थानों से मिलते हैं? 6। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरराज, कुशाम्बी। समझ आ रही है बात? ये दीर्घ वाले में वो 8 है। ये वो है जो अपने ने पढ़ा था
मानसेरा, शहबाजगढ़, कालसी, गिरिनार आ रही है। तो ये भी दीर्घ में है लेकिन ये शिलालेख है, ये भी दीर्घ है लेकिन ये क्या है, स्तंभ है। आज अच्छी खासी सर्च करके लाया हूं आपके लिए, बुकों में मिक्सअप सा लिखा होता है, पता नहीं लगता लघु क्या है दीर्घ क्या है, तो बहुत अच्छे से आपको टेबल बना के करवा रहा हूं, ठीक है। शिलालेखों में लघु किसको बोला मैंने, लघु में काफी मिले हैं, हमने 5 पढ़े हैं, इनमें से 4 तो वो हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्या शिलालेख है या स्तंभ लेख है, शिलालेख है, पत्थरों पर लिखा हुआ है। कौन से 4, मास्की, उदयगोलम, गुर्जरा, निठूर। इसमें से गुर्जरा एमपी के, बाकी 4 इन 4 बाकी 3 कर्नाटक के, बाकी 3 कर्नाटक के। इन चारों में सबसे पहले कौन सा खोजा गया, मास्की, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलते हैं। इन चारों में पहले मास्की खोजा गया। लेकिन अगर वैसे सीधे ही पूछ ले कि अशोक के इतने सारे मैटर में इतना सब कुछ मिला, सबसे पहले क्या मिला, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ 1750। किसने, टिफिन पकड़ लो, टिफिन टिफिन में उठा के लाया था, टिफेंथलर। पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप, एक प्रिंस ने पढ़ा याद करने के लिए, 1837। राजस्थान वाला बाबरू 1840, कैप्टन बर्ट, बुद्ध अमसंग की जानकारी मिलती है। आई बात समझ गया, वो भी हमने लघु में रखे, तो 4 तो वो रख दिया लघु में जहां से अशोक का नाम अशोक मिलता है, एक मैंने वो भी इसी में रख के समझा दिया बाबरू वाला, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान जी के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे काम आ जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं स्तंभ लेख। दीर्घ वाले बता दिया आपको, वही 7 स्तंभ लेख 6 जगहों से। लघु में क्या रख दिया, सारनाथ स्तंभ लेख, सांची स्तंभ लेख, रुमनदेही स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ लेख। रुमनदेही और निगाली सागर कहां पर है, नेपाल में, तराई क्षेत्र में आते हैं। रुमनदेही की खास बात है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां का है, रुमनदेही का है। टैक्स 1/8 से 1/6 से 1/8 कर दिया, और धार्मिक कर तो माफ ही कर दिया। सारनाथ का स्तंभ लेख की खास बात है कि एक बहुत ऊंचा स्तंभ लेख मिला, सारनाथ। सर सारनाथ कहां पर है, उत्तर प्रदेश। सर उत्तर प्रदेश में कहां पर, वाराणसी में। सांची मध्य प्रदेश में आता है। सारनाथ याद कर लो। 4 शेर है, नीचे 4 जानवर है, चारों जानवरों के बीच एक एक अशोक चक्र, से धर्म चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र। और नीचे उल्टा कमल है। यह भारत का क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है। ये पूरा का पूरा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्बलम कहते हैं इंग्लिश में। और अशोक चक्र वो क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके अंदर उसको जगह दी गई है। हाँ, पहले राजस्थान का है, लेकिन ट्रांसफर कहां पे कर दिया, कोलकाता में। नेक्स्ट बात किसके करती है, गुहा लेख। किसकी बात करते हैं, गुहा। गुहा में भी है 6-7 है, मेन आप कितने याद करो, 4। अशोक के कितने हैं, 3। 4 गुहा लेख याद कर लो। ये 4 गुहा लेख कौन कौन से हैं, एक तो अपना है करण चोपड़, सुदामा, विश्व झोंपड़ी और लोमश ऋषि। माना जाता है कि इन तीनों को तो अशोक ने निर्माण करवाया है, और इसका निर्माण किसने कराया है, अशोक के पुत्र दशरथ ने कराया है। कई जगह से जानकारी मिलती है, एग्जैक्टली मिला मेरे को ये भी, ये ठीक है। ये 4 है, ये चारों की चारों है कहां पर, बिहार में। कहां पर है, कौन सी पर्वतमाला को काट के बनवाए हैं, बराबर की पर्वतमाला को काट कर बनवाए गए हैं। इसके अंदर भी अशोक का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। अशोक के गुहालेख। गुहालेख क्यों बोलते हैं, गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर अशोक का इतिहास लिखा है। किस संप्रदाय को ये समर्पित किए गए हैं, अशोक के पिताजी किसको मानते थे, आजीवक संप्रदाय को। तो अशोक का कहना था कि जो आजीवक सन्यासी हैं, आजीवक के जो भिक्षु हैं, वो जब भी यहाँ पर आए तो उनके रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए, उनके लिए बनाया गया है। तो आजीवक भिक्षुओं के लिए 4 गुहालेख बनाए गए हैं। हो गया क्लियर। तो स्तंभ लेख हो गया, शिलालेख हो गया, गुहालेख हो गया, कर लोगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रशासन की। मौर्य काल का प्रशासन कैसा था।
अशोक कंप्लीट हुआ। अभी अशोक के बारे में कलिंग जानकारी बता दी, उसके 14 शिलालेख बता दिए, स्तंभ लेख बता दिए, गुहा लेख बता दिए। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, उसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। और भारत का पहला एक जो वंश है जिसमें एक कालक्रम एक तिथि पढ़ने को मिलती है वही है, जो सबसे महान वंश था वही माना गया। मगध के अंदर शासन था। कहाँ राज करते थे? मगध। मगध में सबसे पहले हर्यक था, फिर शिशुनाग था, फिर बाद में मौर्य था। नंदवंश, नंदवंश के बाद मौर्य। इसके ऊपर के तीन को कहते हैं पूर्व मौर्य काल और इसको कहते हैं मौर्य काल। और आज हमारा मौर्य काल कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा प्रशासन बता दें कि इसके समय प्रशासन कैसा चलता था। प्रशासन में सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा का होता था। प्रशासन में सबसे बड़ा पद किसका था? राजा का था। राजा के नीचे कौन होते थे? मंत्री परिषद। राजा अपने नीचे क्या रखता था? मंत्री परिषद रखता था। जैसे वर्तमान में भी होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने नीचे क्या रखते हैं? मंत्री परिषद रखते हैं। इसके नीचे क्या होता है? मंत्रीगण। इसके नीचे क्या थे? मंत्रीगण। सर मंत्रीगण क्या होते हैं? जैसे वर्तमान में आपने सुना मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल? तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। जो अंतर वाले होते हैं उसे कहते हैं कैबिनेट के मंत्री। क्या कहते हैं? कैबिनेट के। ये तीसरा गोला बनाया है, कैबिनेट के मंत्री। ये वो मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सबसे करीब होते हैं। प्रधानमंत्री अपना छोटा से छोटा काम इनसे पूछ के करते हैं। ये कैबिनेट के मंत्री होते हैं। पद इनके पास कुछ भी हो सकते हैं। ये गृह मंत्री हो सकते हैं, शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, न्याय मंत्री हो सकते हैं, कानून मंत्री हो सकते हैं। प्रधानमंत्री सारा काम इनसे पूछ के करते हैं। स्टेट की बात करें तो मुख्यमंत्री सारा काम इनसे पूछ के करते हैं। अभी जैसे अपने कहते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनसे मिलजुल के पूछ के काम करते हैं, है ना। तो ये इनके किस मंत्रालय में है? कैबिनेट मंत्रालय में है, जो मेन होते हैं कुछ बंदे। तो इसे कहा जाता है मंत्रिमंडल। इस पूरे को क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद। इसमें बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन जो बिल्कुल उसके करीब है उसे क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। ऐसे मौर्य वंश में भी क्या रखे जाते थे? तीन चार जो मंत्रिमंडल है उसको उन्होंने क्या कहा? मंत्रीगण। ऐसे तीन चार मंत्रीगण रखे जाते थे, जिसमें प्रधानमंत्री होता था, सेनापति होता था, अमात्य होता था। अमात्य ये लोग होते थे। आई बात समझ? प्रशासन ऐसे चलता था। उसके अलावा केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र होता था। केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र जिसमें अधिकारी वगैरह बैठते थे। कौन बैठते थे? और कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र की बुक में, कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र की बुक में इन बड़े अधिकारियों को तीर्थ कह के पुकारा है। क्या कह के पुकारा है? तीर्थ। और कितने प्रकार के अधिकारियों की चर्चा की है? 18 प्रकार के अधिकारियों की चर्चा की है और उन्हें क्या कह के पुकारा है? तीर्थ कह के पुकारा है। इसके अलावा कौटिल्य ने इस अधिकारियों इसके एक सिद्धांत भी दिया जिसका नाम है सप्तांग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? किसने दिया है? कौटिल्य ने। किस बुक के अंदर? अर्थशास्त्र बुक के अंदर, सप्तांग सिद्धांत। उसका कहना है कि जो राजा होता है, राजा के पास ये 7 जने होने जरूरी हैं। राजा के पास ये 7 जने होने जरूरी हैं। इसे राजा के 7 अंग बताया गया है, सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, जिसमें एक तो सबसे पहले राजा खुद होगा 1 नंबर पे। इसके पास राजा के पास क्या होना जरूरी है? अमात्य। अमात्य सुना होगा फिल्मों में, अमात्य ये किया जाए, जो सबसे इसका करीबी बंदा होता है, अमात्य। उसके अलावा उसके जनपद, जन का मतलब होता है जनता, पद होता है पैर, जहां पे जनता रहती है। अब आप राजा बन के जनता ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे? जनता भी तो होनी चाहिए ना वहां पे, जनपद होना चाहिए एक। उसके अलावा राजा का क्या होना चाहिए? दुर्ग होना चाहिए, जहां पे कोई हमला ना कर सके। राजा महाराजा कहां पे रहते थे? दुर्गों में रहते थे। ठीक है, पहाड़ों के ऊपर बना लिया, नदियों में बना लिया, चारों तरफ खाइयां बना दी ताकि कोई आक्रमणकारी वहां पे आक्रमण ना कर पाए। इसके अलावा राजा के पास कोष होना चाहिए। अगर कोष होगा तो ही तो अपनी प्रजा की या अपनी सेना की काम आएगा वो, है ना। तो कोष होना चाहिए राजा के पास। राजा के पास एक अच्छी खासी सेना होनी चाहिए। राजा के पास एक अच्छी खासी सेना होनी चाहिए और राजा के पास कुछ विश्वसनीय मित्र होने चाहिए। विश्वसनीय मित्र होने चाहिए। यह कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की बुक में
राजा के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया। कौन सा? सप्तांग, 7 अंगों का सिद्धांत, कि राजा के ये 7 अंग होते हैं। एक राज्य में ये 7 अंग होते हैं। कोई राज्य है, उस राज्य में एक राजा होना चाहिए, राजा के दरबार में अमात्य होना चाहिए, उसके दरबार में सेना होनी चाहिए, राजा एक दुर्ग में रहना चाहिए, वहां पे एक जनपद होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास एक कोष होना चाहिए और सेना होनी चाहिए। ये सप्तांग सिद्धांत थोड़ा याद कर लेना। एक आपको मैंने वो भी बताया था, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। वो 7 भाग अलग हैं, कृषि है, पशुपालक है, व्यापारी, किसान, ठीक है, मंत्री, योद्धा, कराया था ना, वो अलग है। ये कौटिल्य का पूछे तो ये 7 है सप्तांग सिद्धांत उसके प्रशासन में। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में गुप्तचरों की बात भी की है। गुप्तचर, उनके प्रशासन में गुप्तचर भी रहते थे। राजा के खबरी होने चाहिए, खबरी, जो राजा को घर बैठे बैठे सारी सूचनाएं देते रहे, खबरी, गुप्तचर, जासूस। तो अर्थशास्त्र बुक में उसने कितने प्रकार के जासूस बताए हैं? 2 प्रकार के, संस्था और संचरा। संस्था और संचरा। इन गुप्तचरों को क्या बोला है? गूढ़ पुरुष बोला गया। क्या बोला गया है? गूढ़ पुरुष बोला गया। संस्था वो खबरी, वो जासूस जो एक ही जगह पर रह के राजा के लिए सारी खबरें ढूंढेगा, और वो जो अलग अलग स्थानों पर जाकर यानी घूमता फिरता राजा के लिए खबरें इकट्ठी करेगा और राजा को पहुंचाएगा। एक गांव से दूसरे गांव चला गया, ठीक है, वो संचरा। एक ही गांव में रहकर सारी खबरें पहुंचा दे रहे तो संस्था। गूढ़ पुरुष बोले। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? मौर्य वंश की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? प्रशासन से कोई क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा देख लेना। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो वहां के लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार पर डिपेंड थे। क्या चीजें चलती थी? कृषि भी चलती थी, पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे। इन तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्ता कहा गया है। तो ये 3 चीजें करते थे। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? अगर अपने सामाजिक जीवन देखें, मतलब सामाजिक जीवन, और ये कहा गया अगर किसी का सामाजिक जीवन देखना है तो वहां की क्या देख लो? स्त्रियों की स्थिति देख लो। जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर स्त्रियों की स्थिति अच्छी है तो मतलब वो साम्राज्य बहुत अच्छा है, वो विकासशील या विकसित साम्राज्य है। जहां स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय है तो वो साम्राज्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो पिछड़ा हुआ है। तो मौर्य प्रशासन कैसा था? ताकतवर था, अच्छा था। कितना विकास किया उन्होंने, इसका मतलब वहां पे स्त्रियों की स्थिति कैसी रही होगी? अच्छी रही होगी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी मौर्य काल में, यहां पे अच्छी थी। यहां पर पुण्य विवाह की परमिशन थी कि लड़कियां क्या कर सकती हैं? दूसरा विवाह कर सकती है। नियोग प्रथा चलती थी। नियोग प्रथा बताया था आपको। अगर किसी लड़की के बेटा पैदा नहीं हो रहा अपने पति से, तो वो लड़का पैदा करने के लिए अपने जीजा या देवर से संबंध बना सकती थी, ठीक है। इसकी अनुमति, तलाक की भी अनुमति हुआ करती थी। तलाक की, अगर औरत तलाक चाहे तो तलाक ले सकती है, ठीक है। बाद में जब यहाँ पे मुसलमानों का शासन आता है तो तलाक वगैरह आदमी ले सकते हैं, तलाक 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 औरत नहीं ले सकती, ठीक है। इस तरह की स्थिति दयनीय होगी थी। और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में विवाह की एक उम्र भी डिसाइड की हुई थी। विवाह की एक उम्र भी डिसाइड की थी। लड़कियों के लिए 12, गर्ल्स के लिए 12, बॉयज के लिए 16, बॉयज के लिए 16, गर्ल्स के लिए 12 और बॉयज के लिए 16, ये एज डिसाइड की थी। ये लो जी, ये थी हमारी मेन बातें बता दी प्रशासन व्यवस्था की। यह था मौर्य काल का प्रशासन, ठीक है। सबसे ऊपर कौन होगा? राजा। एक बार और देख लो थोड़ा सा, क्या क्या बता दिया आपको। सबसे ऊपर कौन होगा? राजा। राजा के बाद क्या होंगे? मंत्री परिषद। सबसे इंपॉर्टेंट कौन होंगे? मंत्रीगण। मंत्रीगण जो 4-5 मेन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या बताया? मंत्रीगण। केंद्रीय प्रशासन में कुछ अधिकारियों की बात की है कौटिल्य ने, जिसे क्या कहा गया? तीर्थ। कितने हैं ये? 18। सप्तांग सिद्धांत ये है कि एक राज्य में ये 7 जने होने चाहिए,
ठीक है। गुप्तचर संस्था और संरचना, ओके। आर्थिक व्यवस्था कृषि पशुपालन व्यापार पर डिपेंड थी, जिसे क्या कहते हैं, वार्ता। सामाजिक जीवन स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, वो पुण्य विवाह कर सकती थी, तलाक दे सकती थी, नियोग प्रथा चलती थी। और कौटिल्य ने इसकी उम्र कितनी डिसाइड की थी, लड़कियों के लिए 12, लड़कों के लिए 16। ठीक है जी। और कल अपने पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। कौन सा काल, मौर्योत्तर। देखो मौर्य काल के बाद जो बड़ा काल आता है वो आता है गुप्त का काल। मौर्य काल के बाद जो बड़े रूप में आता है वो आता है गुप्त काल। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त, रामागुप्त। ठीक है, तो ये काल आता है बड़े लेवल पर। मौर्य काल के बाद जो बड़े लेवल पे गुप्त काल है। लेकिन मौर्य और गुप्त के बीच का जो डिफरेंस है, बीच का जो गैप है, उसमें भी कुछ राजा हुए थे, कुछ वंश आए थे, लेकिन उन्होंने बड़े लेवल पर अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। अगर मौर्य वंश भी बड़े लेवल पर अपने साम्राज्य का विस्तार ना करता तो हो सकता है कि आज हम मौर्य वंश ना पढ़ रहे होते। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो वंश आए थे वो छोटे छोटे वंश थे, उन्होंने अपना साम्राज्य बड़े लेवल पे विस्तारित नहीं किया। कुषाण है, शक है, शंगु है, ठीक है, सातवाहन वंश है, तो छोटे छोटे वंश आए थे। तो उसको अपने जब हिस्ट्री कराई जाती है क्लास में, तो उन वंशों का प्रॉपर उस पूरे वंश का नाम लिखने की बजाय उनको इकट्ठे ही करवा दिया जाता है और उसका नाम क्या रख दिया जाता है, मौर्योत्तर काल। मतलब मौर्यों के बाद, उत्तर का मतलब बाद, उत्तर का मतलब बाद, मौर्यों के बाद का काल। एक पढ़ते हैं मौर्यों के पहले का काल, हर्यक नंद शिशुनाग, हर्यक शिशुनाग नंद। पूर्व मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्यों के बाद का काल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। फिर अपने लगभग ये प्राचीन भारत का इतिहास क्या हो जाएगा, कंप्लीट।